इन पर ये जांबाजी चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। मैं तो यही कहूँगा कि हमें को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है। वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें। तारीख को आया, आप तारीख उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज वो शौक पूरा कर लें अपना एक मरतबा फिर। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना। दुनिया में इज्जत रह जाएगी। दुनिया को दिखाने के लिए एक ऑफिसर सस्पेंड कर दिया, नया आ गया, क्या फर्क पड़ता है इससे? दुनिया को क्या दिखाना है? ऑलरेडी जो पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाच रही है। कौन सा मुल्क ऐसा नहीं है जो उनके साथ ट्रेड ना करता हो, जिनके उनके साथ रिलेशन जो है वो बेहतर ना हो, सिवाय पाकिस्तान के। उनके हर मुल्क के साथ उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अमीर हैं, ये चीज तो आप माने। ये तो एक अलग बहस है। ये जंग लड़े ना, तो इसकी जंग लड़ी। ज्यादातर आप देखेंगे 90% जो वेपन सिस्टम्स थे वहां पे वो लोकल और इंडिजिनस थे। दोस्तों, ये एक्सरसाइजेस क्यों जरूरी होती हैं, ये वाली खास क्यों करवाई? टाइम टू टाइम ऐसी जरूरत पड़ती है और हर साल ऐसी जरूरत पड़ती है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलके एक साथ काम करें, क्योंकि लड़ाई में उनको एक साथ लड़ना होता है। जिसके माने ये हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त आप अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 11 करोड़ लोग गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह अफरात ज़र और आपका पैमाना जो है बेरोजगारी का, जो रिकॉर्ड लेवल्स पे दोनों पहुंच चुके हैं, जिसे हम स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी मंगलवार को 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति अभ्यास के साक्षी बने। यह अभ्यास स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता और तीनों रक्षा बलों की परिचालन तत्परता को प्रदर्शित कर रहा है। इस दौरान संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के आत्मविश्वास और भारत के आत्मगौरव की त्रिवेणी का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि यह वही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से शक्तिकरण का दम भी देख रहे हैं। सबसे पहले बेरोजगारी का पैमाना क्या है इस वक्त, जो हमने रिसर्च किया है, और हमने एक बड़ा केयरफुल मॉडल बनाया है पाकिस्तान इकोनॉमी पर, और मैंने तो 40 साल रिसर्च की अपने मुल्क पर। तो अंदाज़ा हमारा ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि बेरोजगारी का लेवल जो है, वो 6-6.5% जो था कोविड से पहले, बढ़कर खासतौर पर सैलाब के बाद पिछले साल मनफी शरह नमू के बाद 10.5% तक पहुंच चुका है, तारीख का सबसे बुलंद लेवल। और तकरीबन आप ये देखिए कि 75 लाख हमारे वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि लोगों के जो आमदनी है, वेजेस हैं, रियल वेजेस जिसे हम कहते हैं, कि जब आप जो इजाफा हुआ उसमें से अफरात ज़र निकालें तो आपको हैरत होगी कि पिछले 3 साल रियल वेजेस में 35 से 40% कमी आई। अब मैं आ जाता हूँ सबसे अहम आदाद शुमार, और वो है आपके गुर्बत का क्या लेवल है पाकिस्तान में। वर्ल्ड बैंक ने, और आपने भी इसका जिक्र किया है, 40%। हमारा एस्टिमेट जो है इससे कुछ ज़्यादा है। हमारा एस्टिमेट जो है वो ये कि ये तकरीबन 44 यानी कि 44% तक पहुंच चुका है, जिसके माने ये हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त आप अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 11 करोड़ लोग गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह अफरात ज़र और आपका पैमाना जो है बेरोजगारी का, जो रिकॉर्ड लेवल्स पे दोनों पहुंच चुके हैं, जिसे हम स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। अब आप ये देखिए कि जो गरीब तबका है इस मुल्क का, जो बेहद तेज़ी से इजाफा हुआ है, आपके कोविड से पहले आपके जो गुर्बत का पैमाना था वो
तकरीबन अंदाजन ये कि 36% था, वो अब 44% तक पहुंच चुका है। क्यों बैठा है फॉरेन कंट्री के लोग जबकि भारत की मिलिट्री की एक्सरसाइज थी? देखिए, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम अपने लिए भी बनाएंगे और ये दूसरों को भी सप्लाई करेंगे, तो फिर ये बात आती है ना जो इंपॉर्टेंट, ये भारत शक्ति जैसे प्लेटफॉर्म, अब जैसे हमने पिनाका वहां पे चलाई, आप जानते हैं पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका 40 किलोमीटर से लेकर इंक्रीज करते करते अब 100 किलोमीटर तक इसका रेंज पहुंच चुका है और एक साथ कई मल्टीपल रॉकेट्स उससे निकलते हैं और तहस नहस कर देता है पिनाका एरिया को। उसका डेमोन्स्ट्रेशन था वहां पे, धनुष का डेमोन्स्ट्रेशन था वहां पे। और अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे प्रचंड है, चॉपर प्रचंड का डेमोन्स्ट्रेशन था वहां पे, एलसीए तेजस का, यानी कि जितनी भी भारत की खुद की टेक्नोलॉजीज थी। अब आप सोचिए वहां पे राफेल नहीं उड़ाया, दिमाग लगाइए ऐसा क्यों दोस्तों कि वहां पे राफेल नहीं? भारत के पास क्या इंपोर्टेड सामान की कमी है? नहीं। हां, टैंक के नाम पे वहां पे जरूर T-90 था। T-90 हमारे जिसको कहते हैं आर्मर्ड कोर में बहुत बहुत दशकों से है T-90, तो कोई नई बात नहीं है T-90, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर आप देखेंगे 90% जो वेपन सिस्टम्स थे वहां पे वो लोकल और इंडिजिनस थे। दोस्तों ये एक्सरसाइजेस क्यों जरूरी होती हैं, ये वाली खास क्यों करवाई? टाइम टू टाइम ऐसी जरूरत पड़ती है और हर साल ऐसी जरूरत पड़ती है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलके एक साथ काम करें, क्योंकि लड़ाई में उनको एक साथ लड़ना होता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, एक जमीन पे चल रहा है, एक पानी पे चल रहा है, एक आसमान पे चल रहा है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई है दोस्तों, होता नहीं है कोऑर्डिनेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसकी प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस हर साल होती रहती है कि कहीं जंग ना पड़े, कहीं परेशानी ना हो कि कल टुमारो इफ द बलून गोज अप, कल अगर लड़ाई शुरू होती है तो फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों यहां पे कैलिब्रेटेड टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नीश टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज कैलिब्रेटेड टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नीश टेक्नोलॉजीज? नई टेक्नोलॉजीज, नीश टेक्नोलॉजीज जो कि एक खास स्पेशलाइजेशन की है, उनका कैलिब्रेटेड टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट, यानी कि यूएवीज, यानी कि ड्रोन्स जो कि सामान उठा के जाते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए ड्रोन्स हैं। हमारे वो बनाए हुए ड्रोन्स, भारत में बने ड्रोन्स जो हजारों फुट ऊपर से पूरा आपको एक टॉप व्यू देते हैं, जो कि सैटेलाइट अपलिंक से दे आर जॉइंट टू द बेस स्टेशन एंड दे कैन गिव स्ट्रीमिंग वीडियोस, जो घंटों दर घंटों आसमान में उड़ सकते हैं और पूरी दुश्मन की खबर और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहां पे रोबोटिक म्यूल्स भी थे। अब मैं आपको बताता हूं रोबोटिक म्यूल्स क्या है। दोस्तों रोबोटिक म्यूल्स, जैसे म्यूल्स हम लोग कहते हैं खच्चर को, और एक ज़माने में एटी जो था फौज में, एनिमल ट्रांसपोर्ट, ये बहुत अहम किरदार अदा करता था। जब मैं भी था हाई एल्टीट्यूड में तो हमारा सारा सामान जो आता था वो एटी से आता था, पर मैं तो फौज में काफ़ी पहले था, मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ, मिडिल और लेट 90s, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड में थे। शिप के लिए एक पोस्ट थी 14,000 फुट ऊपर, और 14 से लेकर 17 तक जाती थी हमारी लुकमा 1, लुकमा 2 और ऊपर तक। तो वहां पे इंसान तो उठा नहीं सकता, सांस फूल जाएगी, तो वहां पे खच्चरों का इस्तेमाल होता था और उनको ले जाया जाता था, लेकिन उसकी भी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं दोस्तों। अब क्या कर रहा है भारत की, जैसे सेला टनल बनाया, आपको पता ही है सेला टनल प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट करा। सेला टनल ने क्या करा कि सेना टनल ने एक आपको गारंटी दे दी कि 12 महीने आपका सामान आ जा सकता है, फौजी आ जा सकते हैं, तवांग सेक्टर में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। ये बहुत बड़ी जीत है।